हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेकर आई हूँ जर्नी टू मिस्टीरियस आइलैंड। ये जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ जो 2008 में रिलीज हुआ था उसका सेकंड पार्ट है, लेकिन इसमें ब्रैंडन फ्रेजर नहीं है। रॉक एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट है। यहाँ पे रॉक का कैरेक्टर अपने बेटे शॉन के साथ एक शहर की खोज करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शहर को ढूंढते हुए ये लोग एक अनोखे और फैंटेसी दुनिया में कैद हो जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन था। पार्ट 1 में जो भी सेंटर ऑफ द अर्थ की जो दुनिया थी उसकी डिस्कवरी हुई थी, वो शॉन और ट्रेविस पूरी दुनिया के सामने रखता है और इन दोनों का भी नाम बहुत ही बड़ा होता है। अब इस इंसिडेंट के 4 साल बाद ये फिल्म शुरू होती है, जहाँ पे शॉन अभी 17 साल का है और एक दिन हम उसे देखते हैं वो पुलिस से भागे जा रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो एक घर में घुसता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और शॉन के स्टेप फादर हैंक इनको बुलाया जाता है। हैंक पहले नेवी में था, इसलिए शॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। अब यहाँ पे शॉन दरअसल एक सैटेलाइट सेंटर में ब्रेक इन करके वहाँ पे एक कोड डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़े थे। अब हैंक उसे घर लेके आता है और उसे पूछताछ करते कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, लेकिन वो काफी रूडली जवाब देता है और अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ एक पेपर था जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी हुई थी। अब अगले दिन हैंक उसके रूम में आता है और उसे पूछता है कि तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, लेकिन वो सही जवाब नहीं देता। तो हैंक जो कोडेड पेपर रहता है वो देख लेता है एंड उसे वो कहता है कि ये मोर्स कोड है, मैंने नेवी में सीखा हुआ था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। तो शॉन तभी उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके रेडियो ने एक सिग्नल रिसीव किया था और उस सिग्नल में ये मोर्स कोड दिया हुआ था, लेकिन उसका सिग्नल वीक होने के कारण वो पूरी तरीके से मैसेज को रिसीव नहीं कर पाया, इसीलिए वो सैटेलाइट सेंटर में जाके उसने पूरा मैसेज अपने एक पेपर पे लिखा था। अब यहाँ पे हैंक को अपने स्टेप सन के साथ शॉन के साथ बॉन्डिंग करनी थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उसे जो मोर्स कोड रहता है वो धीरे धीरे डिसाइफर करके बताता है कि उसका मतलब क्या है। उस कोडेड मैसेज का मतलब ये था कि द आइलैंड इज रियल। अब ये सुनते ही शॉन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि जूल वर्ने ये जो राइटर है इन्होंने ये बुक लिखी हुई थी द मिस्टीरियस आइलैंड, और दोस्तों ये बुक रियल में भी एग्जिस्ट करती है जो कि जूल्स वर्न ने इन्होंने लिखी थी। सो आगे वो कहता है कि काफी सारे लोग जूल वर्न की ये बुक पढ़ने के बाद इस आइलैंड को खोजने की तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं मिला, लेकिन कोई ना कोई है जिसे शायद ये आइलैंड मिला होगा और वो ये मैसेज सेंड करने की मुझे कोशिश कर रहा था। अब हैंक बाकी का मैसेज डिसाइफर करने लगता है और अगले मैसेज में एक कोड लिखा रहता है, चाइल्ड ऑफ स्टीव बॉर्न इन 1883। तभी उसे स्टीवनसन इस नाम से एक ऑथर का नाम क्लिक होता है, रॉबर्ट स्टीवनसन। इन्होंने भी एक मिस्टीरियस आइलैंड के ऊपर एक किताब लिखी थी, वो एक किताब लेते हैं। अब उस मैसेज के अनुसार अगला क्लू एक रनर के ऊपर था, उसके थ्रू उन्हें जोनाथन स्विफ्ट इस नाम के एक ऑथर मिलते हैं और इस ऑथर ने भी एक दूसरे आइलैंड के ऊपर ही किताब लिखी थी। अब दोस्तों इनके पास 3 किताबें आई हुई थी जिसमें अलग अलग आइलैंड्स के बारे में लिखा हुआ था। तीनों भी बुक्स में आइलैंड के मैप्स दिए हुए थे, लेकिन वो तीनों भी अलग अलग थे। लेकिन हैंक दरअसल कोड एंड मैप को डिसाइफर करने में, कोड लैंग्वेज को डिसाइफर करने में काफी एक्सपर्ट रहता है। वो एक तरीका आजमाता है और इन तीनों भी मैप्स को एक दूसरे के ऊपर रखता है और नीचे से उन पे लाइट मारता है और शॉन को मिस्टीरियस आइलैंड का एक नया नक्शा मिल जाता है जिस और तो और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए थे। ये मिस्टीरियस आइलैंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पलाव के आसपास ही था। अब शॉन तैयारी करने लगता है वहाँ जाने की, लेकिन हैंक उसे साफ साफ मना कर देता है कि किसी पागल ने तुम्हें ये कोड्स भेजे हैं और तुम वहाँ जाने के लिए निकल रहे हो, तुम तो बच्चे हो। तो शॉन कहता है किसी पागल ने नहीं बल्कि अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजे हुए हैं और वो मेरे दादाजी हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो भी जूल्स वर्न ने इनके किताबों के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने ही ये आइलैंड ढूंढा है। अब ये सुनते ही हैंक अपने पत्नी यानी शॉन की माँ से बात करता है इसके बारे में और वो डिसाइड करता है कि शॉन के साथ वो भी इस आइलैंड पे जाने के लिए निकलेगा ताकि दोनों की बॉन्डिंग बन सके। अब ना चाहते हुए भी शॉन उसे अपने ट्रिप पे लेके जाता है। दोनों भी पलाव पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वे लोग एक टूरिस्ट गाइड ढूंढने लगते हैं समुद्र के उस हिस्से में जाने के लिए जहाँ पे ये आइलैंड होने की आशंका है, लेकिन ये जो समुद्र का हिस्सा था वो बहुत ही खतरनाक था। उधर हमेशा हरिकेन्स, तूफान आते थे, इसीलिए कोई भी नहीं मानता, लेकिन इनमें से ही एक टूरिस्ट गबाटो मान जाता है। लेकिन बाद में उसकी बेटी जो कोऑर्डिनेट्स देखने के बाद इनसे 3000 अमेरिकन डॉलर्स की मांग करती है। शॉन जैसे ही काइलिनी को देखता है उसके प्यार में पड़ जाता है, इसीलिए हैंक $3000 देने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग अपने हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते हैं। थोड़े समय के बाद वो जगह आ जाती है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन था और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर था, पैसिफिक ओशन।
इसीलिए गबाटो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। इनका हेलीकॉप्टर ऑलरेडी उस तूफान में फंस गया था। तभी शॉन कहता है कि डरो मत, हमें इसी साइक्लोन के अंदर से जाना है। लेकिन ये सुनते ही तीनों भी काफी डर जाते हैं और ना चाहते हुए भी इनका हेलीकॉप्टर उस साइक्लोन के अंदर चला जाता है और जैसे ही पानी में ये डूब जाते हैं, थोड़ी देर के बाद शॉन की आंख खुलती है। तब वो एक अलग ही आइलैंड पे बसा हुआ था, यानी इस मिस्टीरियस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उस साइक्लोन के अंदर जाना पड़ता है। अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों, ये हमें जल्दी पता लगेगा। ये लोग अभी आइलैंड से आगे बढ़ते हैं और काफी सारी डिस्कवरीज इनके हाथ लगती है, जैसे काफी छोटे छोटे एलिफेंट्स तो बहुत बड़े बटरफ्लाईज रहते हैं, यानी हमारे धरती पे जो जानवर बहुत बड़े हैं वो यहाँ पे छोटे थे और जो चीजें छोटी थी वो यहाँ पे बड़ी थी, जैसे बटरफ्लाईज। और सामने बहुत ही खूबसूरत नजारा था। अब यहाँ पे शॉन काफी एक्साइटेड था, उसे लगता है कि वो अपने दादाजी अलेक्जेंडर से मिलेगा, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इनको अजीब से रॉक दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से कुछ रॉक क्रैक होने लगते हैं और अंदर एक स्लाइमी सा मटेरियल था। तभी हैंक को रियलाइज होता है कि ये दरअसल रॉक नहीं है, ये एक बहुत बड़े लिजर्ड के अंडे हैं और साइड में ही बहुत बड़ी लिजर्ड सोई हुई थी। अब ये लोग चुपते हुए वहाँ से निकल जाने लगते हैं, लेकिन तभी गबाटो एक्सीडेंटली एक अंडे के अंदर नीचे गिर जाता है और जिसके कारण वो जो लिजर्ड रहती है वो उठ जाती है और इन चारों के ऊपर हमला करने लगती है। वो लिजर्ड अब इनको खाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उस लिजर्ड के ऊपर काफी सारी लकड़ियों से हमला होने लगता है और देखते ही देखते वो लिजर्ड बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अलेक्जेंडर को, यानी शॉन के दादाजी। शॉन के जो पिता थे, जो सेंटर ऑफ द अर्थ में मारे गए थे, उसके पिता थे अलेक्जेंडर। ये भी इसी मिस्टीरियस आइलैंड पे अटके हुए थे। अब उनसे मिलने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इन चारों को अपने एक छोटे से घर लेके जाते हैं। यहाँ पे हैंक और अलेक्जेंडर में थोड़ी सी नोकझोंक होने लगती है और दोनों के भी ओपिनियन अलग अलग थे। इनका ट्री हाउस छोटा था, लेकिन काफी अमेजिंग चीजें थी इसमें, जिसे देख के काइलिन और शॉन काफी खुश हो जाते हैं। खाने के लिए काफी नेचुरल और बिना मिलावट की सारी चीजें थी। उन्होंने वहाँ पे एक रेडियो भी बनाया हुआ था जो एक अलार्म क्लॉक से बनाया था। आई मीन इतनी सारी इनोवेटिव चीजें देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, सिवाय हैंक के। रेडियो देखते ही काइलिन उनसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द संदेशा देके हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहिए, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें 2 हफ्ते तक रुकना होगा ताकि सैटेलाइट की पोजीशन अपने डायरेक्शन में आए, तभी सिग्नल जा सकता है। अब 2 हफ्ते सुनते ही हैंक और उनका आर्ग्यूमेंट होने लगता है। अब अगले सुबह अलेक्जेंडर इन्हें अपने एक नए खोज दिखाने के लिए लेके जाता है। थोड़ी दूर आइलैंड पे चलने के बाद दोस्तों उन्हें द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस मिलती है। ये देखते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी हैंक कहता है कि लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस दरअसल अंडर वाटर होनी चाहिए, एक आइलैंड पे कैसे है। तो अलेक्जेंडर कहता है जब जूल्स वर्न ने इन्होंने ये बुक लिखी थी तभी ये पूरा आइलैंड समुद्र के अंदर ही था, लेकिन इस आइलैंड का एक पीरियड है 140 साल का पीरियड, उसमें से आधा समय यानी करीब करीब 70 साल ये आइलैंड समुद्र के ऊपर रहता है और 70 सालों के बाद ये समुद्र के नीचे यानी बॉटम ऑफ द सी चला जाता है। इस चीज को टेक्टोनिक रिकरेंस कहते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण समुद्र में कुछ ऐसी हलचल होती है कि वो अपने अंदर की जमीन कई बार ऊपर की सतह पे पुश करता है और इसी तरह समुद्र में कोई भी एक नया आइलैंड बनता है। वैसे ही इस आइलैंड का भी केस था, जहाँ पे 70 साल ये आइलैंड समुद्र के ऊपर आ जाता था और 70 साल वापस समुद्र के नीचे चला जाता था। करीब करीब 10 से 20 साल पहले अलेक्जेंडर इस आइलैंड पे आए थे और इसी जगह पे वो बस गए, लेकिन उन्हें ये आइलैंड अपने बेटे या फिर उसके बेटे को दिखाना था, इसलिए उन्होंने शॉन को वो मैसेज भेजा ताकि इस डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट वो अपने पोते को दे सके और उसका नाम रोशन हो। उनकी स्टडीज के अनुसार अभी और 14 साल बचे हैं इस आइलैंड को समुद्र के नीचे जाने के लिए। ये सुनते ही ये लोग शॉक हो जाते हैं कि कितनी अनोखी डिस्कवरी इन्होंने आज की है। तो यहाँ पे हैंक एक चीज नोटिस करता है, ये जो लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस थी उसके कई सारे दीवारों पे एक सफेद कलर का लेयर आया हुआ था। वो आसपास का पानी चख के देखता है और उसे पता चलता है कि ये सॉल्ट वाटर है, यानी ये आइलैंड अब 2 से 3 दिन में ही वापस समुद्र में सबमर्ज हो जाएगा। ये सुनते ही अलेक्जेंडर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर वो उसे सॉल्ट की काफी सारी चीजें दिखाता है, जिससे अलेक्जेंडर भी समझ जाता है कि उसका कैलकुलेशन गलत था। अब इन लोगों के पास सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं इस आइलैंड से निकलने के। अब इनको 2 दिन में निकलना था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि ये जो आइलैंड है वो दरअसल जूल वर्न इन्होंने लिखे हुए उस किताब का एक हिस्सा है, मिस्टीरियस आइलैंड। और उनके बुक में ही कैप्टन नेमो नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर था और उसके साथ साथ उनकी नॉटिलस नाम की एक सबमरीन भी थी। अब कैसे भी इनको ये सबमरीन ढूंढनी थी, इसीलिए कैप्टन नेमो इनकी क्रिप्ट ये लोग ढूंढने लगते हैं। अलेक्जेंडर को वो लोकेशन पता था, काफी खतरनाक क्रिप्ट थी और कैलिन क्रिप्ट के अंदर जाती है और उसकी जर्नल निकाल लाती है, लेकिन तब तक वो पुलिस पूरा खंडर बन जाता है और कैसे तैसे वो बाहर आ जाती है। अब इस जर्नल को अलेक्जेंडर पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है नॉटिलस
जो सबमरीन है वो आइलैंड के दूसरे नोक पे है। अब वहाँ जाने के दो तरीके थे, एक इजी लेकिन उसको टाइम लगने वाला था और दूसरा काफी डिफिकल्ट लेकिन वो जल्दी पहुंच जाते। अब इनके पास टाइम कम था इसलिए वो लोग डिफिकल्ट वे चूज करते हैं। ऑन द वे उन्हें काफी खतरनाक चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे बड़े बड़े क्रीचर, कार्निवोरस प्लांट, ऐसे काफी सारी अजीब चीजें थी। उनसे बचते हुए ये लोग आगे निकलते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक काफी अद्भुत चीज मिलती है, सोने का वोल्केनो। एक वोल्केनो था जो सोना उगल रहा था। ये देखते ही गबैट और शॉन को अब उस वोल्केनो के नजदीक जाना था सोना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हैंक मना कर देता है क्योंकि इस आइलैंड से अभी निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे शॉन काफी नाराज हो जाता है, लेकिन उसे कैलिनी समझाती है कि इसमें मेरी एंड मेरे पिता की भी जान खतरे में जा सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलते हैं। और अब ये लोग उस जगह पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है जो नॉर्डली सबमरीन है वो बहुत ही बड़े माउंटेन की चोटी के उस तरफ थी। अब इतने बड़े माउंटेन को कैसे क्लाइंब करना है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर एक और तरकीब निकालता है। जो बर्ड्स हम अक्सर यहाँ पे छोटे देखते हैं वो उस जंगल में काफी बड़े थे, तो ये सब लोग उस बड़े से बर्ड्स की राइड लेते हैं और पर्वत की उस चोटी पे जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनसे भी बहुत बड़ा बर्ड वहाँ पे आता है और इन छोटे पंछियों पे हमला करने लगता है। देखते ही देखते कैलिनी नीचे गिरने लगती है, लेकिन शॉन उसकी जान बचा लेता है, लेकिन वो खुद गिर जाता है जिसके कारण उसका एंकल डिसलोकेट हो जाता है। अब यहाँ पे रात हो गई थी, इसीलिए ये एक सेफ जगह देखते हैं एंड वहाँ पे आराम करते हैं, आसपास की फ्रूट खाते हैं। हैंक और अलेक्जेंडर मिलके शॉन का एंकल ठीक करते हैं। यहाँ पे हैंक शॉन के लिए एक सुंदर सा गाना गाता है ताकि वो अपना दर्द भूल सके, और यहाँ फाइनली अलेक्जेंडर उसे उसके बारे में पूछता है और इन तीनों में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग होने लगती है। अब ये सुनते ही गबैटो को काफी बुरा लगता है कि वो अपने बेटी को यूएस नहीं भेज सकता अच्छी पढ़ाई के लिए। अब रात में सब लोग सो जाते हैं। अब अगले दिन जब इनकी आँख खुलती तब आसपास पूरा पानी था। उन्हें लग रहा था 2 दिन के बाद ये आइलैंड पानी में चला जाएगा, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत ही स्पीड अप हुई थी और कुछ चंद घंटे ही इनके पास बचे थे। लेकिन तभी इनको पता चलता है गबैटो अचानक से गायब हुआ है। कैलिनी को पता चल जाता है कि ये जरूर सोने के इस वोल्केनो में गए होंगे सोना इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो अपने बेटी को एक बेटर लाइफ दे सके। इसीलिए ये चारों लोग 2 ग्रुप में बट जाते हैं। अलेक्जेंडर कैलिनी के साथ गबैटो को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो शॉन और हैंक क्लिफ पे जाके वो सबमरीन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब माउंटेन की चोटी पे पहुंच जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें कोई भी सबमरीन दिखाई नहीं देती। ये देख के शॉन पैनिक होने लगता है कि शायद अभी हम मरने वाले हैं। पानी की लेवल बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन तभी हैंक को समझ आता है पानी की लेवल 100 फीट बढ़ने के कारण जो सबमरीन रखी गई थी वो अभी पूरी अंडर वाटर चली गई है। अभी कैसे तैसे एक ऑक्सीजन टैंक तैयार करते हैं और सीधा पानी में जंप मारते हैं। ऑलमोस्ट 50 फीट नीचे जाने के बाद उन्हें सबमरीन दिखाई देती है। ये लोग खुश हो जाते हैं, उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ईल आके इनके ऊपर हमला करता है। लेकिन पहले हमले से तो ये बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी बार हमला करने आता है ये लोग अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ कैलिनी अपने पिता को समझाती है कि सोने के पीछे ना पड़े, उसे बस अपने पिता प्यारे हैं और हमेशा उनके साथ रहना है। वो उनको खोना नहीं चाहती और उनके पास अभी ज्यादा देर नहीं है। अब ये जानने के बाद ये तीनों भी वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ फाइनली इनको वो सबमरीन मिल गई थी, लेकिन इन्हें पता चलता है कि इसकी जो बैटरीज थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी, और वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। लेकिन वो इलेक्ट्रिक ईल अभी भी इनके आसपास मंडरा रहा था, तो ये लोग एक तरकीब निकालते हैं। हैंक ऑक्सीजन टैंक लगा के शिप के बाहर चला जाता है। उसके हाथ में लोहे का एक रॉड था और उसे एक चैन बंधी हुई थी। जैसे ही ईल हैंक के ऊपर हमला करने आती है वो रॉड से उसे मार डालता है। वो जख्मी हो जाती है और उस चैन के जरिए सबमरीन को एक इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, जिसके कारण वो ऑन हो जाती है। ये ईल दरअसल काफी पावरफुल रहती है, 1000 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रही थी। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे ये तीनों भी उस पहाड़ की चोटी पे आ जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते पूरा तूफान आने लगता है। पूरी सिटी समुद्र के नीचे दफन होने लगती है। सोने का वोल्केनो भी जोरों से इरप्ट होने लगता है। पूरा तूफान आ जाता है और देखते ही देखते ये तीनों जहाँ पे खड़े थे वो माउंटेन भी टूटने लगता है और तीनों भी समुद्र में गिर जाते हैं। सबमरीन शुरू हो गई थी। शॉन इन तीनों को भी देखता है और सबमरीन के अंदर लेता है। फाइनली ये लोग बच गए थे। कैलिनी काफी खुश हो जाती है और आखिरी में वो शॉन को किस करती है। अब देखते ही देखते वो इस तूफान से बाहर आ जाते हैं और अपने मेन लैंड पे आ जाते हैं। अब 6 महीने के बाद हम देखते हैं कैलिनी एंड गबैटो दोनों भी फाइनेंशियली काफी अच्छे खासे स्टेबल बन गए थे, क्योंकि गबैटो को नॉटिलस वो जो सबमरीन था वो मिल गया था। काफी अच्छी खासे पैसे कमा रहा था और अभी कैलिनी यूएस में पढ़ाई कर रही थी। वो शॉन के बर्थडे पे उसके घर चली जाती है और वहाँ पे अलेक्जेंडर आके उसे उसके नए एडवेंचर की एक किताब गिफ्ट करता है। ये किताब भी जूल वर्ने इनकी ही थी, फ्रॉम अर्थ टू द मून, और यही नेक्स्ट उनका फैमिली एडवेंचर है। तो ये फिल्म थी द मिस्टीरियस आइलैंड।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।